रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं और बिहार अधिकार यात्रा के तहत वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। समस्तीपुर जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो इस दौरान तेजस्वी यादव से एक सवाल किया गया। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। तेज प्रताप यादव को लेकर के तेजस्वी यादव से कुछ सवाल किया गया, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसे लेकर के देखिए अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल न्यूज 18 के सवाल पर तेजस्वी यादव ने यह जवाब दिया है। न्यूज 18 ने सवाल किया कि क्या आपके भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वह ये चुनाव लड़ेगा न पार्टी के सिंबल पर। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनके लिए प्रचार करेंगे, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामना देते हैं। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेंगे ना। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे? अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं, बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। और ज्यादा जानकारी देखिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। नीरज कुमार से सीधे हम बातचीत करेंगे। नीरज जी, देखिए, अब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच ही कहीं ना कहीं लड़ाई देखने को मिल रही है। बड़े भाई छोटे भाई में ही अब सियासत होने लगी है। तेज प्रताप ने पहले तो राघोपुर में जाकर के अपने भाई पर कुछ बयान दिया। अब देखिए, तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या आप उनके लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है। क्या कहना चाहेंगे आप? विचारधारा तो एक ही है, लेकिन व्यक्तित्व का टकराहट है। मैंने विचारधारा कौन सा है? दोनों लालू जी के विचारधारा पर चलने का दावा कर रहे हैं। ऐसे आप कैसे कहिए कि लालू जी की विचारधारा पर वो नहीं चल रहे हैं? अब उनका पारिवारिक मामला, उन्होंने अपने भाई के बारे में बोला कि उनका दरवाजा बंद है। दरवाजा कौन खोलेगा, कौन बंद करेगा, ये तो अधिकार लालू जी का है। इसमें तो न्यायाधीश लालू जी हैं, क्योंकि लालू जी उस परिवार के मुखिया हैं, माननीय लालू प्रसाद जी। और हम तो कहेंगे कि इस उम्र में तनाव नहीं देना चाहिए बच्चों को। कोई भी पुत्र अपने पिता को तनाव दे, ये अच्छी बात है। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अब सीधे तौर पर नकार रहे हैं तेज प्रताप यादव को, इसका खामियाजा आपको लगता है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है? परिवारवादी राजनीति में यही होता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अब फिर पुनः मुझको होगा, फिर एक साथ हो जाता है लोग। इसलिए इस सब को बहुत ही नोटिस लेने की जरूरत नहीं है कि लड़ेगा, झगड़ेगा, चुनाव परिणाम आएगा, हारेगा, फिर साथ होगा, यही होता है ये लोग का हाथ। क्योंकि परिवारवादी राजनीति में, और हम कह रहे हैं ना, किसके इस संबंध में निर्णय पार्टी के अध्यक्ष कौन है? माननीय लालू जी। तो तेजस्वी जी हो या तेज प्रताप यादव, दोनों उन्हीं के बेटे हैं। राजनीतिक बंटवारा हो गया, संपत्ति का बंटवारा हुआ है। लालू जी के पुत्र है तेज प्रताप यादव, तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा तो राजद का दरवाजा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंदन कृष्ण भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल नीरज जी, हमारे साथ कुंदन कृष्ण भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। कुंदन जी, देखिए, लगातार दोनों भाइयों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। अब तो आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप को निष्कासित भी कर दिया गया। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके लिए वो प्रचार भी नहीं करेंगे और पार्टी का सिंबल तो उन्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला है। क्या लगता है कि अब दोनों भाई के बीच जो विवाद हो रहा है, इसका जो नुकसान है वो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में? लालू जी ने जो बोया है, लालू जी वो काट रहे हैं। पूरी जिंदगी लालू प्रसाद यादव बिहार में लोगों को लड़ाते रहे, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे, कभी समाज के नाम पे। आज वही हालत तुम्हारे से उनके साथ हो रही है। उनका परिवार टूट की कगार पे है। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, ये तो फैमिली ओन्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पूरे के पूरे शेयर फैमिली के अंदर हैं। तो लड़ाई उसी परिवार की है और लालू प्रसाद यादव को ये दिन तो देखना ही था। जिस तरीके से बिहार को उन्होंने हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की,
उसी तरीके से ये चीज उन्हें भुगतनी है। आज उनका परिवार टूट चुका है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर टूट हो चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल का जो थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व बचा हुआ है इन चुनावों के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। कुंतल जी, पहले तेज प्रताप यादव राघोपुर जाते हैं, वहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और एक बहुत बड़ा बयान देते हैं कि आपका विधायक तो नाच गा रहा है, हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि दोनों भाई के बीच ये जो विवाद हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो यादव जाति के लोग हैं, क्योंकि ये लोग खासकर जातिवाद पर ज्यादा विश्वास करते हैं और कहते हैं कि यादवों का वोट हमारे पास आएगा, तो ये वोट अगर बढ़ता है तो आरजेडी को कितना नुकसान होगा? भाई यादवों के लिए तो लालू प्रसाद यादव ने आज तक कुछ नहीं किया है। आप मुझे बताएं कि अपने परिवार के अलावा किस यादव को इन्होंने क्या दे दिया है। और अगर तेजस्वी सही में उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राघोपुर बाढ़ में डूबी हुई है और वो जाकर के नाच गाना कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने ये बात कही तो सही कहा ना, तेजस्वी हर तरीके से फेलियर है, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड की बात कर लें या विधायक की तरह बात कर ले या नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, तेजस्वी हर तरीके से एक बहुत बड़े फेलियर हैं। जी हेलो, ठीक है, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हम अपनी बातें रखा। बहुत शुक्रिया कुंदन जी अब तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए दिया है। एक बार फिर से आपको उनकी पूरी बातों को सुनाते हैं। जरा तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेंगे ना। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं? बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव साफ कर चुके हैं कि जो आरजेडी में नहीं वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव कैसे लड़ेगा, हालांकि शुभकामना उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ में तेज प्रताप यादव एक बार फिर से जयचंद का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अब फिर से जो मुर्दे हैं उनको उखाड़ने की जरूरत क्या है। और इस सभी जानते हैं कि जयचंद कौन है। जाहिर सी बात है कि संजय यादव को लेकर के लगातार उनका निशाना रहा। रोहिणी आचार्य भी एक कह सकते हैं कि खिलाफ में आई उनकी, और इन सब के बीच अब लगातार अपने उम्मीदवारों को लेकर के आश्वस्त तेज प्रताप यादव दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे वो जीत हासिल करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा बयान सामने आया तेज प्रताप का। बाढ़ मंडल के बख्तियारपुर में जनशक्ति जनता दल उन्होंने पार्टी बनाई, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा की और उसे जिताने की अपील भी लोगों से की और जीत के बाद क्षेत्र में विकास का लोगों से दावा भी किया। कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने और नीतीश कुमार जी से गठबंधन हुई थी, तो उस समय में हमने अपना वादा को पूरा करने का काम किया जनता के बीच। अब सोचिए कि वहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो यहाँ पे अगर गुलशन को अगर चुनिएगा आप लोग, तो जब हम सत्ता में बैठेंगे तो, क्योंकि तेज प्रताप यादव इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। देखिए, इससे पहले अब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने सांसद संजय यादव पर निशाना साधा है। क्या कुछ पोस्ट किया वो आपको सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाला था, जिस पर बात बढ़ता देख रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरा आत्म सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। रोहिणी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, संजय यादव मामले में रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट सामने आया है, जहां लिखा है कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी आचार्य ने पुराने वीडियो डाल करके बात रखी है। लिखा है कि पिता लालू प्रसाद की किडनी डोनेट करने के समय का ये वीडियो है और तस्वीरों के जरिए रोहिणी ने ये भी बताने का प्रयास किया है, ये बताने की कोशिश की है कि जान हथेली पर रखते हुए कुर्बानी दिया है। रोहिणी ने संजय यादव की तस्वीर के साथ ये सवाल उठाया था। तो अब देखिए, रोहिणी आचार्य जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर किए गए विवादित टिप्पणी को लेकर के, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस भाषा का चुनाव में जवाब। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है, परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। दरअसल अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में संघ का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संघ के अनुशासन की वजह से। एक बिल्कुल अलग प्रकार से संघ के काम को मैंने उनसे सुना और कार्यक्रम में किस उद्देश्य से जाना चाहिए इसके बारे में भी युवाओं के लिए एक सटीक टिप्स भी थी और एक प्रकार से लंबे समय के लिए मार्गदर्शन भी था। इतने छोटे से एक महानगर के 1200 युवाओं के कार्यक्रम के लिए इतना बारीक प्लानिंग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी नीचे के स्तर पर काफ़ी काम किया है और वो ही बताता था, उस वक्त भी बताता था कि नरेंद्र भाई जो करते हैं वो मन से करते हैं और जो करते हैं वो अल्टीमेट उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसी के कारण बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। कमोबेश मेरे क्षेत्र के ही युवा थे, बहुत सारे युवा प्रभावित भी हुए थे, कार्यक्रम में भी गए थे और उसमें से काफ़ी लोग अलग अलग क्षेत्र में, कोई संघ में ही काम में आगे बढ़ा, कोई विद्यार्थी परिषद में बढ़ा, कुछ लोग भाजपा में बढ़े, अलग अलग काम में काफ़ी आगे भी बढ़े। तो लोक संपर्क और लोक संग्रह, लोगों का संपर्क करना, लोगों को काम के साथ जोड़ना और संपर्क और संग्रह के माध्यम से अल्टीमेट गोल अचीव करना, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता बनाना, ये उस वक्त
हम सब युवाओं के मन पर बहुत गहरी असर छोड़ गया और आगे चलकर इसके कई सारे उदाहरण उनके जीवन से इसी प्रकार के मिलते रहे, जिन्होंने आज दुनिया के सामने जो नरेंद्र मोदी जी है उसको बनाया है। तो केंद्रीय मंत्री के जो बयान आपने सुने और गृह मंत्री के इस बयान के बाद से कई जो सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते हैं। जानकारी का अभाव है तो अमित शाह जी कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग उनको बता दीजिएगा कि 1971 का युद्ध दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं लड़ा गया था, उसमें भी सेना ने घुस के ही मारा था। युद्धों में घुस के ही भारतीय सेना मारती है। इन्होंने पहली बार कुछ देखा है तो इनको लग रहा है कि बस इनके समय में घुस गई सेना। दूसरी बात की सही बात है, पिछले एक दशक में भारत के किसी एक उद्योगपति के लिए किसी सरकार ने उतना नहीं किया जितना अकेले मोदी जी ने कर दिया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यह बयान अक्षरशः सत्य है कि विपक्ष की भाषा लोकतंत्र को, देश की आंतरिक ताकत को कमजोर करने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान न सिर्फ मोदी जी की मां का अपमान है, बल्कि इस देश के हर एक बेटे बेटी और मां का अपमान है। लोकतंत्र की रक्षा, जिस तरह से राहुल गांधी ने तो कल परसों बयान भी दिया है ना इसी चैनल पर कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं, दरअसल ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर के, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के देश के लोकतंत्र को खोखला करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के द्वारा असंसदीय भाषा का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर विपक्ष जा सकता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 11 वर्षों में देश का मान बढ़ाया है, देश के ही नहीं दुनिया के स्तर पर दुनिया के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के उनके कार्यों की प्रशंसा करते रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वह अकल्पनीय है, अद्वितीय है। और देखिए, चुनाव से पहले गोवा के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पटना की खूब तारीफ की। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मैं उतरा हूं। तो आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देखा कि बिहार कितना बदल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया हूं, मानो किसी अंतर्राष्ट्रीय शहर में उतरा हूं। तो गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रमोद सावंत ने पटना एयरपोर्ट की जमकर तारीफ की है। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार का इलेक्शन है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं इलेक्शन के दौरान पहली बार अभी आ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं जैसे उतर के देखा तो बिहार बदल गया है। मैं बदल रहा नहीं, बदल गया हूँ। इतना सुंदर एयरपोर्ट देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं उतरा क्या, और कैसे इंटरनेशनल सिटी में उतरा जैसे मुझे लगा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर मधुबनी से है, जहां एक्साइज टीम जो कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, उस टीम पर हमला बोला गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उस टीम के कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ये लगातार तस्वीरें ऐसी कई जिलों से सामने आ रही है जहां पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। छापेमारी करने गई एक्साइज टीम पर हमला हुआ। हमले में 2 सिपाही घायल हुए हैं। दोनों सिपाही का अस्पताल में इलाज जारी है। एक सिपाही की बाइक भी लूट ली गई। बेनीपट्टी के अम्बेडकर चौक का मामला सामने आया है। और फिलहाल